Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to start with chapter number 3 of our spectrum, that is Advent of Europeans in India. अगर आपने प्लेलिस्ट देखी होगी तो हमने 1857 से अपनी प्लेलिस्ट शुरू की है. सो अब हम एक और नई प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं, दैट इज प्री 1857 का स्पेक्ट्रम का पार्ट, राइट? एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डू. सो एज यू नो, हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे होते हैं, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स लाइक ancient, medieval and modern. लेकिन it is only logical to learn about the advent of Europeans when we are doing modern history. इसलिए आपकी स्पेक्ट्रम का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. आज हम करने वाले हैं कैसे पोर्चुगीज केम इनटू द कंट्री. आप पहले बैकग्राउंड देखिए, और आई एम स्ट्रिक्टली गोइंग टू स्टिक टू स्पेक्ट्रम, राइट? आई एम नॉट गोइंग टू डाइवर्ट माई सोर्सेज ओवर हियर, ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लोगों को पसंद भी नहीं है. मैं चाहती हूँ कि आप इसको बिल्कुल आपको याद हो एटलीस्ट वो चीज़ें जो कि स्पेक्ट्रम में दी हुई हैं. ओके, सो डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर आप देखते हैं 7th सेंचुरी के आसपास. इससे क्या होता है? इसका इफेक्ट होता है कि अरब डोमिनेशन हो जाता है इन इजिप्ट एंड पर्शिया. ओके, राइट? इससे क्या होता है कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट था बिटवीन यूरोपियंस एंड इंडियंस वो डिक्लाइन पे आ जाता है. जो इजीली अवेलेबल चीजें थी इंडिया से, जैसे कि स्पाइसेस, प्रेशियस मेटल्स, राइट? और क्या हो सकता है? सिल्क, राइट? कैलिकोस, ये सब की एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि इंडिया के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट यूरोपियंस का डिक्लाइन हो गया है. ठीक है, ओके. कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, इट फॉल्स टू द ऑटोमन टर्क्स. ठीक है, ऑटोमन टर्क्स उस वक्त राइज पे थे और उनके पास ये चला गया, राइट? तो जो मर्चेंडाइज है, इंडियन मर्चेंडाइज, ठीक है, ये यूरोप के पास जाता था थ्रू अरब्स. ओके, डायरेक्ट कांटेक्ट मैंने आपको बोला यूरोपियंस का इंडिया के साथ डिक्लाइन हो गया. ठीक है, रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ 7th सेंचुरी पे, अरब का डोमिनेशन हुआ इजिप्ट और पर्शिया में. ठीक है, इससे डायरेक्ट कांटेक्ट जो है, अगर आप मैप देखेंगे तो देखेंगे कि यूरोपियंस और इंडियंस के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट डिक्लाइन में आ जाता है. तो जो इजी एक्सेसिबिलिटी थी चीज़ों की, लाइक स्पाइसेस, मेटल, सिल्क, कैलिकोस, इंडियन मर्चेंडाइज, जो कि यूरोपियंस डिमांड करते थे इंडिया से, वो डिक्लाइन हो जाता है. तो इंडियन मर्चेंडाइज जो है यूरोप के पास कैसे जाता है? थ्रू अरब मुस्लिम इंटरमीडियरीज. बीच में अब अरब्स हैं जिनके थ्रू यूरोप में इंडियन मर्चेंडाइज जा रहा है, राइट? अब आप देखेंगे कि रेड सी की पोजीशन यहां पे, जो कि इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए, इसमें आप देखेंगे कि मोनोपोली आ जाती है. किसकी आ जाती है मोनोपोली? अरब्स की. ओके, तो जो इस्लामिक रूलर्स हैं उनके पास रेड सी के ट्रेड रूट की मोनोपोली आ जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? दे अर्न अ लॉट. उनके रेवेन्यूज बहुत बढ़ जाते हैं, राइट? अगर आप देखेंगे तो जो लैंड रूट्स हैं टू इंडिया, इंडिया आने के जो लैंड रूट्स हैं, उनको भी गवर्न अरब्स कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे अरब्स. ठीक है, तो अब अगर आप इंटरमीडियरी कोई है, राइट, यूरोपियंस हैं जो इंडिया आना चाहते हैं, बीच में उनको इंटरमीडियरीज का सामना करना पड़ रहा है और उनके आधे रेवेन्यूज यहाँ पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे वुड वांट अ डायरेक्ट रूट टू इंडिया, राइट? और यही हुआ. ओके, कैसे हुआ अब हम देखते हैं. अभी एक चाह आ चुकी है कि इंडिया की तरफ डायरेक्टली जाना है, डायरेक्ट रूट होना चाहिए, और
अब आप देखेंगे कि बैकग्राउंड कैसे सपोर्ट कर रहा है। 15th सेंचुरी यूरोप की जब आप बात करें तो रेनेसां पीरियड आया है यूरोप में, ठीक है, ठीक है। अब एक्सप्लोरेशन कॉल करता है ये पीरियड, ठीक है। अब यूरोप एक्सप्लोर करना चाहता है। एट द सेम टाइम अगर आप देखिए कि इसी पीरियड के टाइम पर आर्ट ऑफ शिप मेकिंग ये भी बूम कर रही है इन यूरोप। ग्रेट एडवांसेस हो रहे हैं शिप मेकिंग एंड नेविगेशन में, ठीक है। तो एक ईगरनेस है कि एक्सप्लोर किया जाए, वॉयजेस लिए जाएं टू रीच अननोन कॉर्नर्स ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो यूरोप जो है अभी रेनेसां पीरियड फेस कर रहा है। आर्ट ऑफ शिप मेकिंग जो है, नेविगेशन जो है यूरोप में बढ़ रही है और एक्सप्लोरेशन करना चाहता है यूरोप। ऐसी जगहों पे जाना चाहता है, वॉयजेस लेना चाहता है टू द ईस्ट जहां तक वो गए नहीं हो। ओके ये है कंडीशन यूरोप की। अगर आप इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें यूरोप में तो आप देखेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन ये बढ़ रहा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन किसका हुआ है यहां पे? इंप्रूव्ड प्लॉ, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है। ये यूरोप की कंडीशंस बता रही हूं मैं आपको, ओके। प्लस आप देखेंगे कि जैसे साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट लाइक क्रॉप रोटेशन, राइट, इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ मीट, राइट। अब इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ मीट है तो ये क्या डिमांड करेगा? स्पाइसेस फॉर कुकिंग एज वेल एज फॉर प्रेजर्वेशन। कुकिंग और प्रेजर्वेशन के लिए आपको स्पाइसेस की जरूरत तो पड़ेगी, लैंड अंडर कल्टीवेशन भी है, राइट। तो उससे भी मिले हुए चीजों के लिए आपको स्पाइसेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इतना क्लियर है? ये कंडीशन आपको यूरोप की क्लियर है अभी क्या हो रही है? तो ऑब्वियसली उनको इकोनॉमी भी उनकी बूम कर रही है इस वक्त, राइट। और क्योंकि प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, अब प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है तो क्या होता है? डिमांड फॉर जो आपके लग्जरी गुड्स हैं, ओरिएंटल लग्जरी गुड्स, वो भी इंक्रीज होंगे। सरप्लस होगा तभी तो डिमांड फॉर लग्जरी आती है ना, राइट। तो प्रॉस्पेरिटी के साथ अब आप देखेंगे यूरोप में डिमांड फॉर ओरिएंटल लग्जरी गुड्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। डू नॉट वरी अबाउट द नोट्स हियर, है ना। आप मेरा लेक्चर सुनने के बाद आप एक बार भी अगर रीड करोगे आपका स्पेक्ट्रम तो आपको याद रहेगा। और आई एम टेलिंग यू आपको स्पेक्ट्रम वैसे रीड करने की शायद ज़रूरत ना पड़े क्योंकि आई कवर्ड एवरीथिंग ऑलमोस्ट, ओके। 99.9% तो आई थिंक आई हैव कवर्ड, ओके। तो प्रॉस्पेरिटी के साथ आप देखेंगे कि ओरिएंटल लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, राइट। आप देखेंगे कि वेनिस एंड जिनोआ ये दो जो जगह हैं ये पहले प्रॉस्पर कर रही थी थ्रू ट्रेड इन ओरिएंटल गुड्स, ठीक है। पहले जब ये ऑटोमन टर्क्स वाला चीज नहीं हुआ था, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ऑटोमन टर्क्स के पास नहीं था, तब वेनिस एंड जिनोआ जो है वो एक्चुअली ट्रेड कर रही थी इन ओरिएंटल लग्जरी, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स ये ट्रेड कम हो गया, ओके, राइट। एंड these two places were actually very small to take on the mighty Ottoman Turks, ठीक है। ये एक्चुअली लड़ नहीं सकती थी ऑटोमन टर्क से,
उनसे उनको पीछे नहीं कर सकती थी, उनको दबा नहीं सकती थी। तो इनका जो ट्रेड इन ओरिएंटल लग्जरी है वो एक्चुअली में कम हो गया, राइट। और ये इतने बड़े भी नहीं थे कि ये खुद से जाकर एक्सप्लोर करे, वॉयजेस लें टू द ईस्ट, राइट। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस इन यूरोप वर नाउ रेडी टू एड पोर्चुगल एंड स्पेन। तो ये सारे जो प्लेसेस हैं, राइट, नॉर्थ यूरोपियंस एक्सेट्रा, दे वर नाउ रेडी टू एड पोर्चुगल एंड स्पेन। स्पेन और पोर्चुगल की मदद करने के लिए ये सारे प्लेसेस अब तैयार थे, क्योंकि इनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट थे। ओके, किस तरीके से तैयार होते हैं, किस तरीके से हेल्प करने वाले हैं? जैसे विद मनी एंड मेन, ठीक है। ऑल्सो आप देखेंगे जिनोआ जो है उसके पास शिप बिल्डिंग की टेक्निकल नॉलेज थी, तो वैसे हेल्प कर सकते थे, राइट। अगर आप एक और चीज यहां पे नोटिस करें, ओके, तो जो पोर्चुगल है, दे हैड अज्यूम द लीडरशिप इन क्रिश्चियनडम्स रेजिस्टेंस टू इस्लाम, ठीक है। ये है उनका जो लीडरशिप है, ऐसे आई थी, राइट। तो हिस्टोरियंस ने ऑब्जर्व किया कि आइडिया ऑफ फाइंडिंग एन ओशन रूट टू इंडिया, ये ऑब्सेशन बन चुका था फॉर प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्चुगल, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो पोर्चुगल के प्रिंस थे, प्रिंस हेनरी, उनका ऑब्सेशन था टू फाइंड अ रूट, डायरेक्ट रूट टू इंडिया, राइट। इसलिए इनको एक नाम, एक निकनेम भी दिया गया, नेविगेटर, ठीक है। इनका कीन इंटरेस्ट था कि जितने भी मुस्लिम डोमिनेशन एरियाज हैं, राइट, जैसे कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, और जो सारे रूट्स हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं यूरोप को, उनको सर्कमवेंट करके इंडिया तक कैसे भी पहुंचा जाए। आपको एक और चीज मैं बताती हूं कि उस वक्त जो पोप निकोलस थे 5, ठीक है, पोप निकोलस 5 जो थे, ही गेव प्रिंस हेनरी अ बुल। किस वक्त दिया उन्होंने? 1454 में, ठीक है, जिसमें उन्होंने राइट दिया प्रिंस हेनरी को टू नेविगेट द सी टू द डिस्टेंट शोर्स ऑफ ओरिएंट, राइट। तो पोप निकोलस 5 ने प्रिंस हेनरी को अलाउ किया, उनको एक बुल दिया, एक अलाउंस दी कि उनके पास राइट है कि वो इंडिया तक, डिस्टेंट शोर ऑफ ओरिएंट तक नेविगेट करें और अटेम्प्ट करे टू फाइट इस्लामिक इन्फ्लुएंस एंड स्प्रेड करे क्या? क्रिश्चियनिटी, ठीक है, ये एम था, ओके। हाउएवर प्रिंस हेनरी जो है, ही डाइड बिफोर दिस ऑल टुक प्लेस, ओके। अब हम आते हैं 1497 पे। 1497 अगर आप बात करें तो दिस इज अ रॉन्ग स्पेलिंग, ओके। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलिस साइन होता है, ठीक है, इन 1494। इसमें क्या होता है, जो रूलर्स हैं पोर्चुगल एंड स्पेन के, वो जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है उसको एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा 2 भागों में बांट देते हैं, राइट। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलिस क्या है?
1494 में जो आई थी, जो रूलर्स हैं ऑफ पोर्चुगल एंड स्पेन, वो जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है उसको डिवाइड करते हैं एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू। और ये इमेजिनरी लाइन उन्होंने कहां पे ड्रॉ की है? अटलांटिक में। ठीक है, केप वर्दे आइलैंड्स जो है उससे 1300 माइल्स वेस्ट में ये लाइन होती है, ये इमेजिनरी लाइन। और इस ट्रीटी में ये बोला जाता है कि पोर्चुगल जो है could claim and occupy everything to the east of the line, and Spain could claim and occupy everything to the west of the line. Okay, आप समझ रहे हो? जो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस है 1494, उसमें पोर्चुगल एंड स्पेन रूलर्स डिवाइड कर देते हैं नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू, जो कि 1300 माइल्स वेस्ट टू द आइलैंड ऑफ केप वर्डे है, और अटलांटिक से पास होती है ये लाइन। इसमें क्या बोला जाता है? पोर्चुगल कुड क्लेम एंड ऑक्यूपाई एवरीथिंग टू द ईस्ट, एंड स्पेन कुड claim and occupy everything to the west. Okay? फोर्टीन 87 में अब आप देखेंगे कि एक पोर्चुगीज नेविगेटर थे बार्थोलोमियो डायस। ठीक है, ही राउंडेड द केप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका। ठीक है, और उसकी ईस्ट कोस्ट तक पहुंचे, एंड उन्होंने वो कन्विंस हो गए कि वो एक्चुअली इंडिया पहुंच गए। बट ऐसा नहीं था। ओनली आफ्टर 10 years ऑफ दैट 1497 में पोर्चुगीज जो है दे सेट आउट देयर शिप्स टू इंडिया एंड देन अराइव्ड इंडिया इन 1498 में। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे वास्को ड गामा के बारे में। पता है आपको इनके बारे में बहुत कुछ, राइट? 3 शिप्स के साथ वास्को ड गामा एक गुजराती पायलट अब्दुल माजिद के साथ कैलिकट आते हैं। कब आते हैं? मई 1498। किसके साथ? अब्दुल माजिद के साथ। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि हाउ दिस हैज प्रोफाउंडली अफेक्टेड इंडियन हिस्ट्री, द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। यहां पे एक हिंदू रूलर होते हैं जमोरिन। ठीक है, जिसको आप समुथरी भी बोल सकते हैं, जमोरिन और समुथरी। ठीक है, इनको कोई भी एप्रीहेंशंस नहीं थे यूरोपियन के आने से, क्योंकि ऑब्वियसली उनको यूरोपियन के इंटेंशंस पे ऐसा कोई डाउट नहीं था। ठीक है, जमोरिन एक हिंदू रूलर थे। ओके, और आपको ये भी समझना पड़ेगा जो कैलिकट की कैलिकट की जो पोजीशन है वो ऐसी थी कि एक एंट्री पॉर्ट के जैसी थी। ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी उसकी ट्रेड से ही आती थी, तो इट वाज एक्चुअली गुड। ठीक है, तो एक फ्रेंडली रिसेप्शन दिया गया वास्को ड गामा को जब वो आए। बट जो अरब ट्रेडर्स थे जो कि गुड बिजनेस कर रहे थे मालाबार कोस्ट में ऑलरेडी, वो बहुत एप्रीहेंसिव थे और वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे पोर्चुगीज के आने से। अगर आप देखें तो फॉर सेंचुरीज जो ट्रेडिंग सिस्टम हुआ है हमारे इंडिया में, इंडियन ओशन में, उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, लाइक अफ्रीकन, इंडियंस, अरब्स, राइट, चाइनीज, जापानीज। ठीक है, बट these participants acted to इनका जो एक्ट था वो अकॉर्डेंस में था विद द रूलर्स। उनका कंडक्ट जो था वो रूलर्स के हिसाब से था, जो रूलर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनके हिसाब से था, राइट? लेकिन पोर्चुगीज यहां पे अलग थे। पोर्चुगीज यहां पे अपनी मोनोपोली खड़ी करना चाहते थे। ठीक है, और वो एलिमिनेट करना चाहते थे अपने कॉम्पिटिटर्स को, जैसे कि अरब्स को। आप देखेंगे कि जब वास्को ड गामा इंडिया आए तो वो 3 महीने तक पहले इंडिया में रुके।
ठीक है, 1498 में आए थे, मई में। 3 महीने तक ही स्टेड इन इंडिया। जब वो पोर्चुगल गए तो एक रिच कार्गो लेके गए और उन्होंने जाकर जो मर्चेंडाइज इंडिया से उन्होंने ली थी वो यूरोपियन मार्केट्स में ह्यूज प्रॉफिट्स में बेची। आप देखेंगे कि डायरेक्ट एक्सेस मिला पेपर ट्रेड को, ठीक है, ओके। आप देखेंगे कि डायरेक्ट एक्सेस मिला पेपर ट्रेड को, और भी अदर अदर चीज़ों को डायरेक्ट एक्सेस मिला, जिससे एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स ये यूरोपियन मर्चेंट्स ने कमाए। ये अब डायरेक्ट एक्सेस की क्या बात कर रहे हैं, मैंने आपको बोला था, पहले ही बोला था कि मिडिलमैन जो थे वो मुस्लिम मिडिलमैन थे, तो अभी उनको एलिमिनेट करके आप खुद से अगर डायरेक्ट ट्रेड कर पा रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे ऑब्वियसली, और कम दामों में आप यूरोप में भी बेच सकते हो, राइट। तो ऑफ कोर्स इट वाज नो सरप्राइज कि बाकी मर्चेंट्स जो है वो भी चाहते थे कि वो डायरेक्ट एक्सेस रखे इंडिया के साथ और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करे, ठीक है। एक और वॉयज आया पेड्रो एल्वारेस कब्राल के अंडर, ठीक है। जब वो आए वो एक्चुअली में ऑफ कोर्स ट्रेड फॉर स्पाइसेस करने आए, ठीक है। उन्होंने नेगोशिएट, एज ही वाज अ गुड नेगोशिएटर, ही नेगोशिएटेड एंड एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री इन कैलिकट, ठीक है, वेयर ही हैड अराइव्ड इन सितंबर ऑफ 1500, ओके। एक इंसिडेंट भी यहां पर हुआ, जब उन्होंने एस्टैब्लिश कर ली अपनी कैलिकट में फैक्ट्री, तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहां पे वहां के जो लोकल्स थे उन्होंने इस फैक्ट्री को अटैक किया। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे पोर्चुगीज की डेथ हो गई। तो कैब्रल ने अपने इसको रिटेलिएट करने के लिए, बदला लेने के लिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी बदला लिया। उन्होंने सीज की अ नंबर ऑफ अरब मर्चेंट्स की शिप्स, okay, also killed hundreds of crew, ठीक है, कॉन्फिस्केट कर लिया कार्गोज और बर्न कर दी शिप्स। समझो आप क्या हुआ। कैब्रल ने नेगोशिएट करके 1500s में जब वो आए कैलिकट, तो उन्होंने एक एस्टैब्लिश कर ली वहां पे फैक्ट्री, पोर्चुगीज फैक्ट्री, जिस पे अटैक किया वहां के लोकल्स ने। इन रिटेलिएशन कैब्रल ने क्या किया, उन्होंने सीज कर ली अर्बन मर्चेंट्स की शिप, वहां पे जो हंड्रेड्स ऑफ क्रू थे उनको किल किया, कॉन्फिस्केट कर ली कार्गोज, बर्न कर दिए शिप्स। तो कैलिकट वाज एक्चुअली बॉम्बार्डेड बाय हिम। लेटर आप देखेंगे कैब्रल जो है ही वाज सक्सेसफुल इन मेकिंग एडवांटेजेस ट्रीटीज विद रूलर्स ऑफ कोचीन एंड कन्ननौर, ठीक है। तो एडवांटेजेस ट्रीटीज उन्होंने कोचीन और कन्ननौर में भी करी, ठीक है। वंस अगेन 1501 में, 1498 में मई में पहले वास्को ड गामा आए, ठीक है। उसके बाद कुछ महीने बाद वो वापस चले गए। 1501 में वो दोबारा वापस आए, ठीक है। और जो जमोरिन है, जो कि कैलिकट के ऑब्वियसली किंग थे, रूलर थे एक्चुअली, ठीक है। तो जमोरिन ने क्या किया, ही डिक्लाइंड टू एक्सक्लूड अरब मर्चेंट्स इन फेवर ऑफ पोर्चुगीज। तो एक्चुअली पोर्चुगीज का क्या डिमांड था कि
डिक्लाइन कर दिया जाए अर्बन मर्चेंट्स को, एक्सक्लूड कर दिया जाए उनको इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज से, उस एरिया से। और जमोरिन ने डिक्लाइन कर दिया। जमोरिन ने बोला ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जमोरिन और वास्को डगामा के बीच में अब हॉस्टिलिटीज आ गई। राइट और ऑफ कोर्स वेंजेंस लिया गया और उसका रप्चर हो गया जमोरिन के साथ वास्को डगामा का। वास्को डगामा ने इसके बाद क्या किया, वास्को डगामा ने कन्नानूर में सेटअप की फैक्ट्री। ओके, ट्रेडिंग फैक्ट्री उन्होंने कन्नानूर पे सेटअप की। तो ग्रेजुअली कैलिकट, कन्नानूर और कोचीन, जो ये 3 प्लेसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स बन गए पोर्चुगीज के। क्या क्या? कैलिकट, कन्नानूर एंड पोर्चुगीज। ओके, अब आप देखेंगे ग्रेजुअली जो कि सिचुएशंस ऐसी थी कि आपने देखा कैब्रल ने कैसे अटैक किया अरब शिप्स को वहां पर। राइट आपने देखा कि वास्को डगामा भी जो है उनका उनकी भी हॉस्टिलिटीज और वेंजेंस बढ़ गई विद अरब शिपिंग। राइट जमोरिन के साथ उनका रप्चर हो गया, उनकी रिलेशनशिप्स खराब हो गई जमोरिन के साथ इसी वजह से, क्योंकि जमोरिन ने डिक्लाइन कर दिया था कि वो अरब्स को एक्सक्लूड नहीं करने वाला है इस एरिया से। ठीक है, और वास्को डगामा ने अपना वेंजेंस दिखाया और हॉस्टिलिटीज दिखाई अरब्स के तरफ। तो जमोरिन और वास्को डगामा के रिलेशनशिप्स खराब हो गए। वास्को डगामा ने कन्नानूर में फैक्ट्री सेटअप कर ली। राइट ग्रेजुअली आप देखेंगे कैलिकट, कन्नानूर और कोचीन में ये इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स बन गए। और क्योंकि ये जो फैक्ट्रीज है इन पे ऑलवेज एक अटैक का, अरब्स के तरफ से अटैक का एक हमेशा एक माहौल बना रहता था। तो इस बहाने से जो पोर्चुगीज हैं उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा एक्सप्लोजिव सिचुएशन बनी होती थी, तो अपनी फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए परमिशन ली पोर्चुगीज ने रिस्पेक्टिव रूलर्स से टू फोर्टिफाई देयर फैक्ट्रीज। राइट, I think that this is it for today.